नमस्कार सभी को। तो आज मैं आपको कुछ मिनटों के लिए अपने महान भारत के इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ हम भारत में आए खिलजियों के बारे में बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि खिलजी दिल्ली सल्तनत थी और 12 से 13वीं सदी के बीच आए थे। वो अफगानिस्तान यानी कि गजनी से भारत आए थे, जहाँ उनका युद्ध कई राज्यों के राजाओं के साथ होता है। उन्हीं में से एक चित्तौड़ के राजा महारावल रतन सिंह जी थे, जिन्हें धोखा देकर के पराजय कर दिया गया था। इसी बीच हम रानी पद्मिनी के बारे में भी जानेंगे, जो कि सिंघल यानी वर्तमान श्रीलंका की थी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी के शुरुआत में हम खिलजी वंश के संस्थापक यानी कि जलालुद्दीन को देखते हैं, जो अपने सेनापति और कई सेनाओं के साथ गजनी में बैठे दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे होते हैं। इनका अगला मकसद दिल्ली ही था। तभी वहां अलाउद्दीन खिलजी आता है शुतुरमुर्ग के साथ। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा ही था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटी के लिए शुतुरमुर्ग की पंख की मांग की थी, पर अलाउद्दीन ने पूरा शुतुरमुर्ग ही उठा ले आया था। जलालुद्दीन अपनी बेटी मेहरुनिसा को ये नायाब सी चीज को दिखा करके ये बताता है कि उसके लिए तोहफे में क्या लाया गया है। बदले में अलाउद्दीन से भी पूछा जाता है कि अब उसे क्या चाहिए। अलाउद्दीन मेहरुनिसा से विवाह करने की मांग करता है। इस बात से जलालुद्दीन उसे थप्पड़ जड़ देता है, पर अलाउद्दीन काफी पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी था। उसे ऐसा लगता था कि अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर बस अलाउद्दीन का हक है, और वो मेहरुनिसा से भरी सभा में ये पूछ लेता है कि क्या वो उससे निगाह करेंगी। बदले में मेहरुनिसा काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिसे सभा द्वारा हाँ समझा जाता है, और देखते ही देखते शादी वाली दिन भी आ चुकी थी। किसी को अलाउद्दीन दिख नहीं रहा था। तभी कुल के सेनापति उसे किसी और लड़की के साथ देख लेते हैं। उस सेनापति को लगता है कि शादी वाले दिन ही ये अपने कारनामे दिखा रहा है, पर अलाउद्दीन उसे गले लगाकर कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। पर असल में अलाउद्दीन ने उसे मार डाला था। अलाउद्दीन अपनी शादी में शामिल होता है, पर सेनापति की मौत के बारे में मेहरुनिसा को भी पता चलता है। पर अब तक मेहरुनिसा को अलाउद्दीन की असल चेहरा देखने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब हम सिंघल की तरफ आते हैं, जहां हम सिंघल के राजा गंधर्व सेन की बेटी यानी कि पद्मिनी को देखते हैं, जो सिंघल के जंगलों में शिकार कर रही थी। पर तभी उनका निशाना वहां आए राजा रतन सिंह पर लगती है, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। दोनों शिकार के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और तीर पर जहर लगने के कारण राजा यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। पद्मिनी उनका ख्याल रखने के लिए एक गुफा में ले जाती है, जहां कई मॉन्क उनकी मदद करने वाले थे। पूरे दिन बीत जाने पर राजा रतन सिंह को ढूंढा जाता है, पर पद्मिनी उन्हें बताती है कि राजा सुरक्षित है और गुफा में आराम कर रहे हैं। और यहाँ पद्मिनी को पता चलता है कि ये चित्तौड़ के राजा हैं। राजा रतन सिंह ने कुछ दिनों पहले कुछ मोतियों की माला को भेंट में दे दिया था, जिस कारण रानी नागमती, जो कि उनकी माँ थी, काफी गुस्सा हो जाती हैं, जिस कारण वो खुद समुद्र के किनारे इस द्वीप पर मोतियों के लिए चले आए थे। ये सोचते हुए उनका होश खुलता है और पद्मिनी उन्हें शांत करती है। कुछ दिन पद्मिनी और रतन सिंह साथ ही इस गुफा में बिताते हैं, और इसी बीच दोनों के बीच में प्यार उत्पन्न होता है। पर अब उनका जाने का वक्त आ चुका था, क्योंकि रतन सिंह जिस कारण यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका था। ये खबर सुन पद्मिनी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो रतन सिंह के घाव को एक बार फिर वो ताजा कर देती है, और रीजन ये देती है कि घाव अभी भरा नहीं है, तो यहाँ से जाना सही नहीं रहेगा। राजा रतन सिंह पद्मिनी के इस भाव को देखकर उन्हें ये प्रस्ताव देते हैं कि वो भी उनके साथ चित्तौड़ चले, उनकी पत्नी बनकर। ये सुनकर पद्मिनी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और गुफा के बाहर चली जाती है, और काफी सोच समझने के बाद वो चित्तौड़ चलने को तैयार हो जाते हैं उनकी पत्नी बनकर। यहाँ से रानी पद्मिनी का नाम पद्मावती हो जाता है। दोनों सज धज कर प्रजा और परिवार के बीच आते हैं, और ये अनाउंस किया जाता है कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं। पर वहीं माता नागमती को इस बात से खुशी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर बैकुबाद को मारकर खुद ही सुल्तान का ताज पहन लिया था, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का दौर शुरू होने वाला था। पर इनके चारों ओर दुश्मनों की कमी नहीं थी, जिनमें से एक मंगोलों का नाम सामने आता है। मंगोलियों की सेना बगावत करने के लिए दिल्ली की तरफ आ रही थी। मंगोलों का शासन तत्कालीन चीन और मंगोलिया के पास था। अलाउद्दीन अपने रुतबे और दृढ़ता से उनसे युद्ध करने की बात करता है, जिसमें उसके सैनिक उनका काफी साथ देने वाले थे। यहाँ उनका आगमन युद्ध भूमि में होता है, जहाँ मंगोलों के सैनिक युद्ध के लिए पहुंच चुके थे। युद्ध में उठे
तूफान की मदद से अलाउद्दीन इस युद्ध को काफी आराम से जीत जाता है। दूसरी तरफ रानी पद्मावती को चित्तौड़ के प्रसिद्ध पुजारी राघव चेतन से मिलने के लिए तैयार किया जाता है, जिन्हें राजा रतन सिंह खुद ले जाना चाहते थे। राघव इनकी सुंदरता की काफी तारीफ करते हैं और रानी से कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है, जिनके उत्तर रानी पद्मावती काफी धैर्य और दृढ़ता से देती है और इस परीक्षा के बाद उन्हें पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। और उसी शाम घूमर सेलिब्रेट किया जाता है, जो राजस्थान का एक लोक नृत्य ही था। और रात में रानी पद्मावती और रतन सिंह दोनों एकांत थे। दोनों इस पल को एक साथ जीना चाहते थे, पर उन्हें शक होता है कि कोई इन पर नजर रख रहा है। रतन सिंह काफी चालाकी से खंजर उनकी तरफ फेंकते हैं, जहां खून और चंदन की खुशबू ये प्रमाण देती है कि कोई उन्हें देख रहा था। और पूरी प्रजा में चंदन की महक केवल एक ही व्यक्ति से आती थी, वो राघव ही था। इसी वक्त सैनिकों द्वारा उन्हें सभा में बुलाया जाता है। उनके शरीर पे लगे ताजे जख्म से ये सिद्ध होता है कि वो राघव ही था जो उनकी निगरानी कर रहा था चोरी छिपे। उन्हें राजा द्वारा देश निकाला की सजा दी जाती है, पर जाते जाते वो ये श्राप देते हैं कि चित्तौड़ एक दिन इस आरोप के लिए जलेगा और इस अपमान के लिए भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जलालुद्दीन यानी कि सुल्तान को अलाउद्दीन की हरकतों को देखकर शक होने लगा था कि अलाउद्दीन जल्द ही उसे धोखा देने वाला है, और सुल्तान की गद्दी पर तो उसकी कब से नजर थी। अलाउद्दीन ने राजगिरी पर सुल्तान से पूछे बिना ही हमला कर दिया था, और उसे जीतने के बाद वो सीधे दिल्ली भी नहीं आया बल्कि कारा में ही रुक गया था। इस कारण जलालुद्दीन उसे खुश करने के लिए एक तोहफा उसे देने वाला था। अलाउद्दीन कारा में देवगिरी की रानी के साथ मौजूद था और देवगिरी की लूट उसने दिल्ली में भी पहुंचा दी थी, पर एक अमूल्य पत्थर उसने अपने लिए रख लिया था। पर तभी वहां जलालुद्दीन आता है, जिसे ये सारी बात बताई जाती है। पर अलाउद्दीन के गले में लगे ये पत्थर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण जलालुद्दीन उसे उतार कर खुद ही रख लेता है। बदले में अलाउद्दीन को एक तोहफा सौंपा जाता है, जिसे जलालुद्दीन ने युद्ध भूमि पर ही जीता था। इसका नाम मलिक काफूर था, जो कि एक किन्नर होने के साथ अलाउद्दीन का एक काफी ज्यादा खास वफादार बनने वाला था। इसका प्रमाण उसे तुरंत मिल जाता है। अलाउद्दीन सुल्तान के दो खास आदमियों को मारने का आदेश दे देता है। शुरुआत में तो सभी को लगता है कि ये मजाक है, पर मलिक बिना सोचे समझे इस आदेश का पालन करता है और इस बात से खुश होकर अलाउद्दीन सुल्तान को गले लगाकर बताता है कि उसने काफी मूल्यवान तोहफा उसने उसे दिया है। और तभी अलाउद्दीन का सिपाही जलालुद्दीन को मार डालता है और अब खिलजी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का राजा यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन बन चुका था, जिसका प्रमाण वो अपने साथ लाता है। पर ये बात मेहरुनिसा को अच्छी नहीं लग रही थी। अब अलाउद्दीन मेहरुनिसा को काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी पत्नी भी थी, इसलिए अलाउद्दीन दिल्ली की रानी मेहरुनिसा को ही मानता था। और उसी शाम बांसुरी की काफी मधुर धुन सुनाई देती है, जो सुल्तान को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मलिक को इस धुन को बजाने वाले को सुबह पेश करने का आदेश देता है और सुबह पता चलता है कि ये धुन बजाने वाला और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। राघव अलाउद्दीन को मैनिपुलेट करता है कि वो पूरे उत्तर भारत का सुल्तान बन सकता है अगर वो राजा रतन सिंह को हरा दे। इसके साथ ही सुल्तान को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी प्राप्त हो जाएगी, जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, यानी कि रानी पद्मावती। राघव की बातें सुल्तान को काफी ज्यादा भा जाती हैं और अगले ही दिन वो चित्तौड़ में खत पहुंचाते हैं, जहां लिखा था दिल्ली सल्तनत की गद्दी की सालगिरह पर राजा रतन सिंह सह परिवार दिल्ली आए और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाए। ऐसा करने से वो अपने राज्य को सुल्तान के तलवार के नीचे महफूज समझेंगी। दावत की बात जो कही गई वो राजा रतन सिंह को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा रतन के पास असीम शक्ति थी जो अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। अलाउद्दीन को बताया जाता है कि उनका पैगाम को ठुकरा दिया गया है। इस बात से अहंकारी अलाउद्दीन हजारों की सेना लेकर चित्तौड़ पर हमला करने का ऐलान कर देता है और ये बात चित्तौड़ तक भी पहुंच जाती है और चित्तौड़ में आगमन होता है खिलजियों का। यहाँ हम चित्तौड़ के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जहाँ महल को इस प्रकार से बनाया गया है कि पूरी प्रजा इसके अंदर ही रहने वाली थी और दुश्मन के आगमन पर रास्ते बंद कर दिए जाते थे। राजा खिलजियों की सेना देखकर घबराते नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है कि अन्नागार को भर दिया जाए ताकि खाना लाने के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। सैनिकों को भी तैयार किया जाता है और तीर चलाकर खिलजियों को बताया जाता है कि वो आगे ना आए। पर अलाउद्दीन कुछ सैनिकों को आगे जाने का आदेश देता है, पर वो राजपूतों के जाल में फंस जाते हैं। राघव बताता है कि किले की दीवारों में आज तक जो भी चढ़ने का प्रयास किया है हारा ही है, पर अलाउद्दीन इन बातों से पीछे नहीं हटने वाला था। अब बस अलाउद्दीन को सही मौके की तलाश थी, इसलिए वो चित्तौड़ के गढ़ में ही छावनी तैयार करता है। यहाँ
उसके सैनिक भी रुकने वाले थे। पर ये देखकर राजा रतन सिंह डरता नहीं बल्कि अपने स्ट्रेटेजी पर मुकम्मल रहता है। और अब दिवाली आ चुकी थी और चित्तौड़ में भी काफी धूमधाम से ये मनाया जाता है। पर नागमती ये देखकर इसे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं ये सोचती है, क्योंकि वो अभी भी पद्मावती को ही कोस रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि खिलजियों का भी आगमन उसी के कारण यहाँ हुआ है। पर पद्मावती का भी कहना गलत नहीं था कि अगर खूबसूरती जुर्म है तो देखने वाले की नीयत भी उतनी ही गलत है। और साथ ही हमें ये क्यों सोचना है कि दुश्मन हमारे घर पर खड़ा है, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे घर पर हमने नए चौकीदार रखे हुए हैं। अब काफी समय बीत चुका था, खिलजियों की सेना उतावली हो रही थी लड़ाई करने के लिए, जिस कारण कुश्ती का मुकाबला किया जाता है। कुश्ती के दौरान हम देखते हैं कि सभी खिलजियां वापस से एक्टिव हो चुकी हैं और रात होते ही सभी अपनी छावनी में आराम कर रहे होते हैं। पर दूसरी तरफ किले में गौरा सिंह यानी रतन सिंह के सेनापति को ये खबर मिलती है कि कोई भी अन्य राज्य इनकी मदद नहीं करना चाहती है, क्योंकि कोई भी खिलजियों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ये बात रतन सिंह को भी बताई जाती है और फैसला किया जाता है कि चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और आधी रात को ही जलते तीर खिलजियों की छावनी पर बरसा दिए जाते हैं। मलिक सुल्तान को उठाता है, पर सुल्तान को खुद से ज्यादा अपने परिंदों की फिक्र थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। दूसरी सुबह फौज में बेचैनी बढ़ रही थी, पानी की कमी हो चुकी थी, खाना भी खत्म हो चुका था और सैनिक वापस दिल्ली जाने का मांग करते हैं, जिस कारण सुल्तान खुद मोटिवेट करने के लिए बीच में आते हैं, जहां वो इमोशनली आकर मैनिपुलेट कर सभी की हिम्मत एक बार फिर जगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल होते हैं। और अब और भी ज्यादा वक्त बीत चुका था, फागुन का महीना आ चुका था, होली आ चुकी थी, पर अब किले में भी भंडारा खत्म हो रहा था, अनाज की व्यवस्था खत्म हो रही थी। अलाउद्दीन किले में रंग उड़ते देख कंफ्यूज हो रहा था। राघव उसे बताता है कि आज होली है, इस दिन हम दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं। इस कारण अलाउद्दीन भी होली खेलना चाहता था, यानी कि रतन सिंह के साथ। उसी दिन सुल्तान मलिक को किला भेजता है, ये संदेश देने के लिए कि अलाउद्दीन राजपूत की हिम्मत को समझ चुका है, अब वो यहाँ से चला जाएगा। मगर दिल्ली जाने से पहले वो राजा रतन सिंह से रूबरू होना चाहता था। रतन सिंह उनसे मिलने के लिए तैयार था, पर उनकी दो शर्तें भी थी। पहली ये थी कि शाही फौज वापस दिल्ली चली जाएगी और दूसरी ये कि अलाउद्दीन को किले में आना होगा, वो भी नियत थे। और शाम को खाना खाते समय रानी पद्मावती ये बताती है कि शायद ये चाल भी तो हो सकती है, इसलिए तो रतन सिंह ने ये दो शर्तें रखी थी। तभी वहाँ गौरा सिंह आता है, जो बताता है खिलजी ने इन दोनों शर्तों को मान लिया है। अगले दिन अलाउद्दीन के सेनापति उसे वार्न करते हैं कि अकेले वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, पर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तें अलाउद्दीन को मंजूर थी। राजा रतन सिंह भी तैयार होता है और अलाउद्दीन खिलजी भी तैयार होता है और शाही फौज भी वापस लौट चुकी थी। पर क्या सच्ची में लौटी थी? खैर, अलाउद्दीन किले में आ चुका था, जिसकी स्वागत गौरा सिंह करता है और उसे ले जाया जाता है राजा रतन सिंह के पास। पूरी सेना तैयार थी कि कब क्या हो जाए। अलाउद्दीन रतन सिंह को तोहफे में तलवार देता है और दोनों खाने पर बैठते हैं। खाने के दौरान अलाउद्दीन को शक होता है कि उसके खाने में कुछ मिला तो नहीं, इस कारण वो अपनी प्लेटें को बदल लेता है और यह हरकत राजा रतन सिंह को काफी बचकाना लगता है। और अब वो चेस खेल रहे होते हैं और तभी अलाउद्दीन उनसे परिवार के साथ मिलने की मांग करता है, यानी कि और भी तो कोई लोग होंगे परिवार में, यानी कि पत्नी रानी पद्मावती। और ये सुनकर राजा रतन सिंह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख देते हैं। पर राजपूतों का असूल था कि वो मेहमान को भगवान मानते हैं, नहीं तो अलाउद्दीन को इस मांग के साथ उसे भी रद्द कर दिया जाता। ये खबर रानी पद्मावती तक पहुंचती है, पर वो खुद को अलाउद्दीन को दिखाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक दफा उनकी चेहरे को देख लेने से एक बड़ी जंग टल सकती है तो ऐसा करने में हर्जी क्या है। पर रतन सिंह को इस बात से खुशी नहीं थी। तभी एक सिस्टमैटिक ढंग से आईने की मदद से 2 सेकंड के लिए अलाउद्दीन को पद्मावती का चेहरा दिखाया जाता है और ये 2 सेकंड काफी जल्दी बीत जाते हैं। अब अलाउद्दीन का जाने का समय आ चुका था। अब अलाउद्दीन राजा रतन सिंह को इनवाइट करते हैं ताकि वो भी खिलजियों का खातिरदारी देख सके। इस बात से पद्मावती को काफी घबराहट होती है। इस कारण रतन सिंह वादा करते हैं कि चांद निकलने से पहले वो किले में आ जाएंगे। रतन सिंह कुछ सैनिकों के साथ खिलजियों के छावनी पर पहुंचते हैं, जहां वो अकेले अंदर जाते हैं। वहीं अलाउद्दीन अकेले बैठा था, पर यह अलाउद्दीन की चाल थी। अलाउद्दीन के एक इशारे पर कई खिलजी सैनिक वहां आ जाते हैं और रतन सिंह को घेर लेते हैं और यहाँ रतन सिंह राघव को देखते हैं।
जिससे पता चलता है कि खिलजियों का यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि राघवी कारण था जिस कारण खिलजी यहाँ आए थे। दूसरी तरफ रानी पद्मावती शिव से प्रार्थना कर रही थी, जो रात के चांद निकलने तक चलने वाली थी। पर रतन सिंह की दादी वहां आकर बताती है कि आज तो अमावस्या है, यानी कि चांद आज नहीं निकलेगा। तभी समय ज्यादा बीत जाने पर गौरा सिंह अंदर जाता है, जहां केवल राघव मौजूद था। जहां वो बताता है कि राजा रतन सिंह को दिल्ली बंदी बना करके ले जाया गया है, और अगर राघव को जरा भी खरोंच आई तो राजा रतन सिंह को वहीं मार दिया जाएगा। और रानी पद्मावती के लिए एक संदेश दिया जाता है कि राजा रतन सिंह की सलामती चाहते हैं तो वो दिल्ली आ जाए। ये बात किले तक पहुंचाई जाती है, जहां माता नागमती एक बार फिर पद्मावती को कोसती है और वो रानी पद्मावती को दिल्ली जाने का सलाह देती है। पर सारी महिला प्रजा पद्मावती का साथ देने वाली थी, यहाँ तक कि सभी उनके साथ जौहर करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। पर रानी पद्मावती वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और उनका कहना कोई भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो महारानी थी। दूसरी तरफ राजा रतन को कैद कर लिया जाता है, जहां राघव उसे चिढ़ा रहे होते हैं, ये कहकर कि उनका कथन आखिरकार सत्य हो चुका था। गौरा सिंह रानी पद्मावती को वहां नहीं जाने देना चाहते थे, पर रानी पद्मावती के पास एक प्लान था। अगले दिन एक संदेश सुल्तान के पास भेज दिया जाता है, जिसमें लिखा था कि वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। वो अपनी 800 दासियों के साथ वहां आएंगी और राजा रतन सिंह से पहले मिलेंगी, उसके बाद ही वो सुल्तान से मिलेंगी। और आखिरी शर्त ये थी कि वो राघव चेतन का सिर चाहती है, और ये सारी शर्तें सुल्तान को मंजूर थी, यानी कि आखिरी वाली भी। दूसरी सुबह गौरा सिंह राघव चेतन का सिर देख पद्मावती की नीति से काफी ज्यादा शौक में आ चुका था, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहते हुए एक दुश्मन को मार गिराया था। अब रानी पद्मावती 800 पालकियों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं। इनकी नीति ये थी कि ये तब पहुंचेंगे जब खिलजियों की सेना नमाज पढ़ रही होंगी, और इधर खिलजी खुश थे ये खबर सुनकर कि रानी पद्मावती यहाँ आने वाली है। और वहाँ मौजूद था अलाउद्दीन का भतीजा, यानी कि इताद खां, जिसने आज के जश्न के दौरान तख्ता पलट करने की प्लान बनाई हुई थी। खिलजी काफी खुशी से इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। तभी अलाउद्दीन को 3 तीर आकर लगती हैं, जिससे वो मरता तो नहीं, पर जहर के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन इताद खां अलाउद्दीन की हालचाल लेने आता है, और उसे बताया जाता है कि अभी तो सुल्तान को होश नहीं आया है, पर वो ठीक है। इताद खां अलाउद्दीन के करीब आकर बोलता है अगला शासक वही बनने वाला है। और तभी अलाउद्दीन को अचानक होश आता है, और इताद खान की वहीं दम तोड़कर उसे मार डालता है। और ये खबर सुनाई जाती है कि सुल्तान को होश आ चुका है। उसी शाम मलिक खबर लाता है कि पालकियां चित्तौड़ से दिल्ली की ओर निकल चुकी हैं और सुबह तक पहुंच जाएंगी। पर अलाउद्दीन तो घायल था, तो उन्हें रिसीव कौन करेगा। इस कारण अलाउद्दीन मेहरुन्निसा को रिसीव करने के लिए कहता है, और सुबह 800 पालकियों के साथ रानी पद्मावती यहाँ पहुंच चुकी थी, जिन्हें मेहरुन्निसा रिसीव करने वाली थी। शर्त के अनुसार वे पहले राजा रतन सिंह से मिलेंगे। और इधर अलाउद्दीन खुशी से फूले नहीं समा रहा था, और अलाउद्दीन सभी को यहाँ से जाने को कहता है, ताकि अलाउद्दीन और रानी पद्मावती के बीच कोई ना आ सके। और नीति के मुताबिक सभी तभी पहुँचते हैं जब खिलजी नमाज पढ़ रहे होते हैं। मेहरुन्निसा रानी को रतन सिंह के पास ले जाती है, पर रतन सिंह उन्हें यहाँ देखकर खुश नहीं थे, पर उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मेहरुन्निसा गुप्त रास्ते के जरिए उन्हें बाहर निकालने का सुझाव देती है, पर राजा रतन सिंह पीठ दिखाकर यहाँ से भागने वाले नहीं थे, बल्कि वो सुल्तान के पास आकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि जिस दिन वो ठीक हो जाएगा उस दिन मुकाबले के लिए तैयार रहेगा ये रतन सिंह। और वो वहाँ से चले जाते हैं, पर गौरा सिंह पीछे रहकर उनकी हिफाजत करने वाला था। और समय रहते राजा रतन सिंह और पद्मावती निकल जाते हैं। इधर 800 पालकियों की सेविकाओं का घूंघट हटाया जाता है, जिसमें असल में सैनिक छुपे हुए थे, और दिल्ली के गढ़ में चित्तौड़ के सैनिकों द्वारा हमला कर दिया जाता है। पर इस युद्ध में गौरा सिंह वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, पर उनका सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। इसे कहते हैं असली राजपूत। उसी सुबह ये बात पता चलती है कि मेहरुन्निसा की मदद से राजा रतन सिंह और पद्मावती यहाँ से भाग निकले, जिस कारण उन्हें ताउम्र कारावास की सजा दे दी जाती है। और चित्तौड़ में धूमधाम से रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की स्वागत की जाती है। पर आने वाले तबाही के बारे में किसी को पता भी नहीं था। अलाउद्दीन के ठीक होने पर वो एक बार फिर अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ निकल पड़ता है, और इस बार वो अपनी दुगनी सेना के साथ आता है। रानी पद्मावती को बताया जाता है कि शायद इस सेना का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। किले में संदेश भेजा जाता है, जिसमें लिखा था कि वो रानी पद्मावती को भेज दे या अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रहे।
पर उस खत को जलाकर ये बता दिया जाता है कि उनका निर्णय क्या होने वाला है। पर फिर भी अलाउद्दीन बेसब्री से पद्मावती का इंतजार करता है। रानी पद्मावती आज की रात राजा रतन सिंह से जौहर करने की अनुमति मांगती है, क्योंकि रानी पद्मावती उनकी अनुमति के बिना जौहर भी नहीं कर सकती थी। और सुबह राजा रतन सिंह तैयार थे युद्ध के लिए, और इधर अलाउद्दीन सुबह तक इंतजार कर रहा था, पर रानी पद्मावती वापस न आई। इसी कारण वो युद्ध का परचम लहरा देता है। यहाँ हमें अलाउद्दीन की तोपी दिखाई जाती है, जिसे वो युद्ध में इस्तेमाल करता था। इनके इस्तेमाल से युद्ध की शुरुआत की जाती है। अलाउद्दीन को यकीन था कि राजा खुद यहाँ उससे लड़ने आएंगे अपने वादे के मुताबिक, और ऐसा ही होता है। राजा अपने सेना के साथ नीचे आते हैं और राजा रतन सिंह अकेले युद्ध मैदान पर राजपूतों के बदले लड़ने आए थे, और खिलजियों की तरफ से अलाउद्दीन। दोनों काफी बेहतरीन यानी कि वीरता पूर्वक लड़ाई करते हैं। कभी अलाउद्दीन भारी पड़ता है तो कभी राजा रतन सिंह, पर राजा रतन सिंह अलाउद्दीन को खत्म करने वाला ही था कि तभी तीरों की बारिश राजा रतन सिंह पर पड़ती है, और युद्ध भूमि में खिलजियों की बेईमानी के कारण उनकी मौत यहीं हो जाती है। पर आज चित्तौड़ के मैदान में एक युद्ध और होने वाली थी। जैसा कि इतिहास हमेशा से गवाह रहा है कि सत्य की जीत हमेशा से हुई है। अलाउद्दीन की जीत तभी सिद्ध है जब वो रानी पद्मावती को प्राप्त कर ले, और तभी एक सिपाही खबर देता है कि राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त कर गए हैं, वो भी खिलजियों की बेईमानी के कारण। और अब समय आ चुका था कि रानी पद्मावती भी खुद को आग में झोंक दे, और उनके साथ सभी वो महिलाएं जो चित्तौड़ की महारानी की सेविका थी। इनको पता था कि अलाउद्दीन युद्ध भूमि के बाद सीधे अंदर आने की कोशिश करेगा, जिस कारण इनकी नीतियां तैयार थीं। कुछ महिला अलाउद्दीन को जलते कोयले का प्रयोग कर दरवाजे तक ही रोकने की कोशिश करेंगी, और फिर उस दरवाजे को आग लगा दिया जाएगा ताकि वो अंदर ना आ जाए। पर फिर भी अलाउद्दीन दूसरे रास्ते अंदर आने की कोशिश करता है। पर तब तक रानी पद्मावती के साथ सभी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि गर्भवती भी सभी रानी के साथ जौहर कर जाती है, और ये ऐतिहासिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती की जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत, क्योंकि आज भी रानी पद्मावती की जौहर की गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, जिसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब वीडियोज़ रेगुलर होने वाली हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।